ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, जो रास्ते में आने वाली किसी भी वस्तु को अपने अंदर निगल जाता है, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। तो आखिर क्या है ब्लैक होल, इनका निर्माण कैसे होता है और ये कितने शक्तिशाली होते हैं, इन सब के बारे में आप जानेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं नॉलेज के एक नए रोमांचक सफर में। जब कोई तारा मरता है तब उसी से जन्म लेता है एक ब्लैक होल। जब ये ब्लैक होल बनते हैं तब इनका आकार तो छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है, जिससे उसका गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है और यही कारण है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। लेकिन प्रकाश ही क्यों? हम हर बार ये क्यों कहते हैं कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति सबसे ज्यादा है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी भी कण की गति जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल से बच पाएगा। लेकिन यहाँ लाइट की इतनी ज्यादा गति होने के बावजूद भी ब्लैक होल से नहीं बच सकता, जो बताता है कि ब्लैक होल का गुरुत्व बल कितना शक्तिशाली है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि असल में ब्लैक होल क्या है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल को जानने से पहले हमें एक तारे के बारे में अच्छे से जानना होगा। किसी आकाश गंगा में न केवल खरबों तारे मौजूद हैं, बल्कि अत्यधिक मात्रा में गैस और धूल भी होते हैं, जिसे नेब्युला कहा जाता है। ये नेब्युला में मौजूद गैसों में अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के अणु होते हैं और धीरे धीरे गैस के ये बादल एक दूसरे के पास आने लगते हैं और एक डिस्क के आकार में गति करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप सारा द्रव्यमान डिस्क के केंद्र की ओर इकट्ठा होने लगता है और इस द्रव्यमान के फलस्वरूप उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के कण पास आने लगते हैं और नाभिकीय संलयन जैसी क्रिया को जन्म देते हैं। और इस क्रिया के जन्म लेते ही जन्म होता है एक तारे का। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज तो अच्छी तरह जानते ही होंगे कि इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज का एक निश्चित जीवन काल है, चाहे वो गैलेक्सी हो या तारे। और इन तारों का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसमें ऊर्जा है, और इनके अंदर ये ऊर्जा हाइड्रोजन और हीलियम के कणों के कारण होती है, जो एक तारे के लिए ईंधन का काम करती है। दोस्तों, एक तारे के अंदर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जो तारे के केंद्र की ओर लगता है, तथा दूसरा नाभिकीय संलयन की स्थिति में निकलने वाली ऊर्जा के कारण बाहर की ओर आरोपित बल। इन्हीं 2 बलों के कारण तारा संतुलित अवस्था में बना रहता है। जब तारे में ईंधन खत्म होने लगता है तो नाभिकीय संलयन क्रिया भी रुक जाती है और नाभिकीय ऊर्जा के कारण बाहर की ओर आरोपित बल भी कम होने लगता है। लेकिन इससे उसके गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसी अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल और अधिक शक्तिशाली हो जाता है तथा यह तारे को भीतर की ओर सिकोड़ना शुरू कर देता है, जिसके कारण केंद्र में ज्यादा द्रव्यमान जमा होने की वजह से तारे का वो भाग खुद की ही ग्रेविटेशनल पावर को संभाल नहीं पाता और एक शक्तिशाली धमाका होता है, जिससे जन्म होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र में ही होता है, जो बहुत ही छोटा होता है, लगभग एक कण के समान, लेकिन उसमें सूर्य से हजारों गुना ज्यादा द्रव्यमान समाया होता है। ये ब्लैक होल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, रास्ते में आने वाली सारी चीजों को निगलता चला जाता है और ये सारी निगली हुई चीजें उसके केंद्र में जाकर ही रुकती हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल में कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। आमतौर पर सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ का द्रव्यमान सूरज से 100 गुना ज्यादा होता है और कुछ का करोड़ों गुना। इसी पर से ब्लैक होल के 3 प्रकार हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल, जब किसी छोटे तारे के अंदर का ईंधन समाप्त हो जाता है, तब उसी में से जो ब्लैक होल बनता है उसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहते हैं। इन ब्लैक होल का द्रव्यमान, या सरल भाषा में कहें उनका वजन, हमारे सूर्य से 3 गुना या उससे ज्यादा होता है, लेकिन आकार सिर्फ दिल्ली या मुंबई शहर जितना ही होगा।
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इस प्रकार के करोड़ों ब्लैक होल मौजूद हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल वो ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान सूर्य से अरबों गुना ज्यादा होता है, जबकि आकार सिर्फ हमारे सूर्य जितना ही होता है। इतने भारी होने की वजह से ही इन्हें सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। ये ब्लैक होल आसानी से हमारे सौरमंडल को पल भर में खत्म कर सकते हैं अगर वो सूर्य की जगह पर हो तो। लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है, ये सिर्फ गैलेक्सी के केंद्र में ही पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल। क्या हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ छोटे और विशाल ब्लैक होल ही पाए जाते हैं? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ था कि क्यों हमें अब तक कोई मीडियम आकार का ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल नहीं मिला। क्या इस तरह के ब्लैक होल का अस्तित्व है? जवाब है हाँ। अभी कुछ समय पहले के अभ्यास के दौरान ही इस तरह के ब्लैक होल की खोज हुई है, जिनका द्रव्यमान सूर्य से कुछ हजारों गुना ही ज्यादा है। साल 2018 की रिसर्च के मुताबिक कुछ गैलेक्सी से ऐसे एक्सरे किरणों को डिटेक्ट किया गया है जो ब्लैक होल की घटना से निकलते हों। ये रिसर्च के अनुसार इन ब्लैक होल का द्रव्यमान 36,000 से 3,16,000 सूर्य जितना हो सकता है। वो तारे जो सूर्य से हजारों गुना बड़े हैं, लेकिन इतने भी विशाल नहीं कि उसमें से सुपर मैसिव ब्लैक होल बन सके। उनमें से बनते हैं ये सामान्य आकार के ब्लैक होल, जिन्हें इंटरमीडिएट ब्लैक होल नाम दिया गया है। सन 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले अपने सापेक्षता के सिद्धांत के साथ ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी, जिसके कई साल बाद सन 1967 में ब्लैक होल शब्द अमेरिकी खगोल शास्त्री जॉन व्हीलर द्वारा दिया गया था। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल सन 1964 में सिग्रस स्वान के नक्षत्र में आकाश गंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्रस X1 था। नासा के कई अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज को माने तो ये सिर्फ एक सूक्ष्म बिंदु ही है जिसमें अनंत द्रव्यमान समाया हुआ है, या कह सकते हैं कि इसकी डेंसिटी अनंत होती है। ब्लैक होल का जो शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यहीं से होता है। ब्लैक होल में गिरने वाली हर एक वस्तु पूरी तरह सिकुड़ जाती है, इसमें समाहित हो जाती है। इसके साथ ही इसके केंद्र में वो स्थिति उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड में कहीं नहीं दिखने को मिलती। यहाँ पर समय और स्थान, स्पेस एंड टाइम दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा होने से ब्रह्मांड की कई सीमाएं टूटती हैं। न्यूटन के समय यही माना जाता था कि ब्रह्मांड में सब जगह समय एक साथ ही चलता है, और ये सुनने में भी तार्किक है। मान लीजिए आप अभी के समय मुंबई में हैं और आपका दोस्त जिसका नाम आकाश है वो बैंगलोर में है। अब जब आपका 1 घंटा बीतेगा तो उतना ही समय आकाश के लिए बीतेगा। ऐसा कभी नहीं होगा आपके 2 घंटे बीत गए लेकिन आकाश का सिर्फ 1 घंटा ही बीता हो। पहले यही सोच पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती थी, जैसे अगर पृथ्वी पे 1 घंटा बीतेगा तो पूरे ब्रह्मांड में 1 घंटा बीतेगा। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी से ये बात गलत साबित हुई। उसके अनुसार स्पेस में टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्लैक होल के नजदीक हो और आपका दोस्त कपिल ब्लैक होल से दूर है और आपको वहां से देख रहा है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप सारी एक्टिविटी स्लो मोशन में कर रहे हैं, जबकि आपके लिए सब सामान्य होगा। इसी तरह अगर आप कपिल को देखेंगे तो आपके लिए उसकी एक्टिविटी बहुत तेज प्रतीत होगी, जबकि उसके लिए सब सामान्य होगा। ये इसलिए होता है कि आप ब्लैक होल के पास हैं और वहां गुरुत्व बल बहुत ज्यादा होता है, जिससे वहां समय धीमा गुजरेगा। वहीं दूसरी ओर रोहन जिस स्थान पर है वहां गुरुत्व बल थोड़ा कम है, जिससे उसके लिए समय आपकी तुलना में ज्यादा तेज होगा। अगर आपने हॉलीवुड की मूवी इंटरस्टेलर देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें वो अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के नजदीक रहे एक प्लैनेट पर जाते हैं और वहां कुछ ही समय बिताते हैं, लेकिन पृथ्वी पर समय कई सालों जितना बीत गया होता है। लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा यदि हम गिर जाएं इस ब्लैक होल में। शायद आप सोच रहे होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे भी अलग कई और चीजें होंगी। तो चलिए चलते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल का केंद्र पॉइंट ऑफ इंफिनिटी यानी अनंत बिंदु को दर्शाता है, जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। इसके अंदर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ताकतवर होता है कि इससे प्रकाश भी नहीं बच पाता। इसलिए इसके अंदर प्रवेश करने के ख्याल से ही
हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करने की कोशिश भी करता है तो उसके शरीर के अंदरूनी अंग ब्लैक होल के असीमित गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों तरफ फटकर बाहर आ जाएंगे, जो कि देखने से काफी दर्दनाक और अमानवीय लगेगा। जैसे टूथपेस्ट के ट्यूब से टूथपेस्ट बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह आपका शरीर के अंदरूनी अंग और जैविक तरल पदार्थ स्वतः मुंह या किसी दूसरे रास्ते बाहर निकल आएंगे। ऐसे में यह अवश्य ही कहा जा सकता है कि ब्लैक होल के केंद्र तक पहुंचने के बहुत पहले ही हमारी मौत निश्चित रूप से हो गई होगी। इसलिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने का प्रयास भी करता है तो उसे ब्लैक होल के ताकतवर गुरुत्वाकर्षण बल को टालने के लिए कुछ बंदोबस्त अवश्य करना पड़ेगा। और चलो मान लेते हैं कि आप इसका बंदोबस्त कर लेते हैं, तो इस स्थिति में भी ब्लैक होल के अंदर आपके शरीर को काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जब आप ब्लैक होल के इवेंट ऑफ होराइजन के पार चले जाते हैं, तब आपका वहां से वापस लौटना लगभग असंभव होगा, क्योंकि इवेंट ऑफ होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है, जहां पर ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाता है कि इससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता है। इसलिए जब आपका शरीर इवेंट ऑफ होराइजन के पार चला जाएगा तो आपका वापस लौटना लगभग असंभव हो जाएगा। और जब आपका शरीर धीरे धीरे ब्लैक होल के केंद्र की ओर बढ़ता जाएगा, तब आपका सर और आपके पांव की उंगलियां विपरीत दिशा में खिंचते हुए चली जाएंगी। परंतु बता दूं कि यह खिंचाव कुछ इस तरीके से होगा कि इससे आपका शरीर दो हिस्सों में नहीं बटेगा। जी हाँ, आपका शरीर पहले के भांति ही रहेगा, परंतु धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया से आपका शरीर स्पैगेटी में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, देखने में स्पैगेटी हूबहू चाउमीन की तरह ही दिखती है, तो आप जरा अभी अंदाजा लगाएं कि आपका शरीर चाउमीन में बदल जाए तो वो कैसा दिखेगा। हालांकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतने हाई ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने के बाद भी आपका शरीर काफी समय तक सही सलामत रहेगा। परंतु दोस्तों, इस प्रक्रिया के कारण होने वाला दर्द शायद इतना होगा कि आप इसी दर्द से ही अपना दम तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी मानते हैं कि आपको इस दर्द का कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन आपका शरीर स्पैगेटी बन जाने के कारण आपके दिमाग के अंदर मौजूद कोशिका खुद ब खुद नष्ट होने लगेंगी, और इसी वजह से आप तुरंत ही बेहोश हो जाएंगे और मौत को प्राप्त हो जाएंगे। मरने के बाद ये शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म कणों में विघटित होने लगेगा, और ये सूक्ष्म कण बाद में मौलिक कणों में परिवर्तित हो जाएंगे। मौलिक कणों में परिवर्तित होने के बाद आखिर में हम सिंगुलैरिटी को प्राप्त करते हैं। सिंगुलैरिटी के अवस्था में आपके शरीर के मौलिक कण अति से अति सूक्ष्म हो जाएंगे। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि एक बार सिंगुलैरिटी को प्राप्त होने के बाद कोई भी चीज अपने मूल अवस्था में नहीं आ सकती। इसलिए यदि एक बार ये शरीर सिंगुलैरिटी को प्राप्त हो गया तो आपका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हालांकि सिंगुलैरिटी का प्रभाव एक ब्लैक होल के आकार पर निर्भर करता है। अगर आप हमारे सौरमंडल के आकार के जितने ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं तो भी आपके शरीर की मूल संरचना बनी रहेगी। तो दोस्तों, हमने ऊपर ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद आपके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा की, परंतु अभी तक हमने ब्लैक होल के केंद्र तक पहुंचने के बाद क्या होता है उसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की। इसलिए चलिए एक नजर इसके ऊपर डाल लेते हैं। तो जब आप ब्लैक होल के अंदर गिरने ही जा रहे हैं तो आपको प्रकाश की रफ्तार से गति करनी पड़ेगी। हालांकि इतनी तेजी से गति करने के बाद भी जब आप ब्लैक होल के केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो स्पेस टाइम धीरे धीरे धीमा हो जाता है। तो अगर ब्लैक होल के अंदर घड़ी पहनकर जाते हैं तो केंद्र की ओर बढ़ने के साथ ही आपकी घड़ी धीमी होती जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे समय धीरे धीरे थमता जा रहा है। ये बात ब्लैक होल के बाहर खड़े इंसान को ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगी। तो जैसे आप केंद्र के नजदीक पहुंचने लगेंगे, स्पेस एंड टाइम एक होता जाएगा, जिससे ब्लैक होल एक नए ब्रह्मांड का रास्ता बन जाएगा। ऐसा लगेगा
जैसे ब्लैक होल दो ब्रह्मांड के बीच की सुरंग हो। इस सुरंग को वर्म होल कहा जाता है। सर, हमें ऐसा लगता है कि ब्लैक होल के जरिए हम आसानी से ब्रह्मांड में किसी भी जगह तक जा सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर आधारित फिल्मों में भी इसी चीज को दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक तरह का दरवाजा है जिससे दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है। परंतु हकीकत में क्या ये बात इतनी सरल और सत्य है? क्या हम ब्लैक होल के जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं? और पहुंच भी जाएं तो वो दुनिया आखिर कैसी होगी? तो अभी तक आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है तब उसका ब्लैक होल से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज ब्लैक होल से बाहर निकल ही नहीं सकती है। कई बार ब्लैक होल में गिरने वाली चीजें लौटकर अपनी असल दुनिया में ही चली जाती हैं और कई बार कुछ चीजें अपनी असल दुनिया में ना लौटकर किसी दूसरी दुनिया में भी चली जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ब्लैक होल हमें दूसरी दुनिया तक ले जा सकता है, परंतु काफी दुर्लभ परिस्थितियों में। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ब्लैक होल के जरिए हम दूसरी दुनिया तक जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष में ब्लैक होल बहुत ही गजब का काम करता है। ये अपने पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए स्पेस टाइम या यूं कहें कि अपने आसपास मौजूद एक बहुत ही बड़े क्षेत्र को मोड़ देता है। इससे जो दो जगहें मुड़ाव से पहले काफी दूर दूर मौजूद थी, अब वो दोनों ही क्षेत्र ब्लैक होल के द्वारा मोड़े जाने पर अब पास पास आ चुकी हैं। इससे आप कह सकते हैं कि ब्लैक होल दो अलग अलग तथा काफी दूर स्थित बिंदुओं को एक ही जगह पर लाकर जोड़ देता है। इसके अलावा आप लोगों को यह जानना भी बहुत जरूरी है कि ब्लैक होल के अंदर का हिस्सा खोखला नहीं होता है। ब्लैक होल के अंदर काफी मात्रा में खगोलीय पदार्थ काफी छोटी सी जगह पर सिकुड़ कर रह जाते हैं, जिससे सिंगुलैरिटी की घटना भी संभव हो जाती है। हालांकि जनरल फिजिक्स में कहा जाता है कि ब्लैक होल के अंदर से निकल पाना काफी मुश्किल है और इसी वजह से प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। परंतु यह बात पूरी तरीके से सच नहीं है। अब सवाल उठता है कि ब्लैक होल से आखिर कैसे बचकर निकला जा सकता है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लैक होल हर किसी चीज को नहीं निगलता। मतलब ब्लैक होल के केंद्र से लेकर इवेंट होराइजन के अंदर आने वाली चीजों को ही ब्लैक होल निगल लेता है। जैसे जैसे ब्लैक होल के अंदर ज्यादा चीजें गिरती हैं, वैसे वैसे ब्लैक होल की निगलने की क्षमता बढ़ती जाती है। परंतु हाँ, हम कह सकते हैं कि ब्लैक होल हर किसी चीज को नहीं निगलता। ऐसे में जो चीजें ब्लैक होल के द्वारा नहीं निगली जाती, वो सभी की सभी ब्लैक होल के अंदर से होकर एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वो अलग सी दुनिया हो सकती है, या हूबहू हमारे जैसी ही दुनिया हो, या फिर अलग ही आयामों का संसार दिखाई दे सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी स्पष्टीकरण आना बाकी है। वैसे ब्लैक होल के अंदर ज्यादातर चीजें गिरने के बाद नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीजें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से ही उसके अंदर आती हैं। खैर, ब्लैक होल के बाद अब वैज्ञानिक वर्म होल के बारे में भी कई सारी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। ये दो जगहों का मतलब किसी नजदीक की जगह से नहीं है, बल्कि लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद जगह से है। और यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं तो हम अरबों खरबों प्रकाश वर्षों की दूरी कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। आपको ये सुनकर जरूर मजेदार लग रहा होगा, पर अभी तो शुरुआत है। कहा जाता है कि वर्म होल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम समय यात्रा भी कर सकते हैं, और ये तभी मुमकिन होगा जब हम वर्म होल को ढूंढ लेंगे। जैसा कि आपने जाना कि वर्म होल एक रास्ता है जहां से हम करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी भी कुछ मिनटों में तय कर सकते हैं। अगर वर्म होल का पता हमें लग जाए तो हम सारे ग्रहों पर कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हमें वर्म होल का पता चल भी जाए तब भी ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एंटी मैटर की जरूरत होगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये एंटी मैटर क्या है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल ब्लैक होल दरअसल
वर्म होल हो सकता है, जिसके एक सिरे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर निकला जा सकता है। वर्म होल और ब्लैक होल दोनों बेहद घने होते हैं और दोनों का गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज होता है। दोनों में फर्क यह है कि ब्लैक होल में जाने वाली चीज कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन माना जाता है कि वर्म होल में एक सिरे से दाखिल होने वाला ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड के किसी और हिस्से में बाहर निकलता है। माना जाता है कि स्पेसक्राफ्ट इनसे गुजर सकते हैं, लेकिन इनके आसपास बहुत रेडिएशन होता है। इसकी वजह से इंसानों का इसमें जाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, अभी आपने शॉर्ट में जाना कि वर्म होल क्या होता है और ये कैसे ब्लैक होल से भिन्न होते हैं। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि इसकी परिकल्पना कब की गई और वो कौन सा वैज्ञानिक था जिसने वर्म होल को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सबके सामने एक नई थ्योरी प्रस्तुत की थी। जब 1900 सदी का दौर चल रहा था, तब सभी वैज्ञानिक न्यूटन के बताए गए रास्ते पर चल रहे थे। सारे वैज्ञानिक न्यूटन के गणित और उनके द्वारा खोजे गए कॉन्सेप्ट्स पर हद से ज्यादा विश्वास करते थे। तब के वक्त न्यूटन ही सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताकर सबको हिलाकर रख दिया था। कोई भी उनके गणित के इक्वेशन से भिड़ता नहीं था। हद तो तब हुई जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में लगने वाले बल का फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूले में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं जिनके पास मास है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा, उसके तरफ सारे कम मास वाली वस्तुएं परिक्रमा लगाएंगी। इस फॉर्मूले में न्यूटन ने बता तो दिया था कि सब वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं, पर न्यूटन ने ये नहीं बताया था कि वो ऐसा क्यों करती है। लेकिन न्यूटन के बाद जन्म हुआ विश्व के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन का, और उसके मन में भी ये सवाल आया कि आखिरकार दो मास वाली वस्तुएं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगा पाती हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लग गए, और मानो यहीं से वर्म होल की उत्पत्ति हो गई थी। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन की बताई हुई बातों पर गौर किया और उसमें अपना दिमाग लगाया, तब उन्हें पता चला कि आखिरकार इस ग्रेविटी का क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो एक चादर जैसा है, जिस पर हम जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये चादर उतनी ही ज्यादा मुड़ेगी, या कहें उस स्थान पर कर्व बन जाएगा। ठीक इसी तरह मास और एनर्जी स्पेस टाइम को बेंड करती है। ब्रह्मांड में मौजूद हर स्पेस ऑब्जेक्ट अपने आसपास मौजूद स्पेस टाइम रूपी चादर में कर्व बनाता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना अधिक होता है, उसका स्पेस टाइम कर्व भी उतना ही ज्यादा होता है, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी के रूप में फील होता है। ऐसे में लो मास वाले ऑब्जेक्ट हमेशा हाई मास वाले ऑब्जेक्ट के कर्व की ओर आकर्षित होते हैं। इसी का परिणाम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे ब्रह्मांड में मौजूद बहुत ज्यादा मास वाले स्पेस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि विशालकाय स्टार्स और ब्लैक होल्स, इस स्पेस टाइम को सबसे ज्यादा कर्व करते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रेविटी सबसे अधिक होती है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये स्पेस टाइम में होल कर देता है, जिसकी वजह से लाइट भी इसके इवेंट होराइजन के पार नहीं जा पाता। ऐसे में एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके साथी नेथन रोजन का मानना था कि स्पेस टाइम में कई होल्स यानी सुराख मौजूद हो सकते हैं, जो कि स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। आइए इस एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ए और बी स्पेस में मौजूद दो अलग अलग जगह हैं, जिनकी दूरी कई प्रकाश वर्ष है। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से ए से बी तक की दूरी तय करना चाहें, तो आपको कई लाखों से करोड़ों वर्षों का समय लग जाएगा। पर अगर हम किसी तरह स्पेस टाइम को मोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो हम इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करते हुए बेहद ही कम समय में ए से बी तक की दूरी तय कर सकते हैं, वो भी ब्रह्मांड के किसी नियम को तोड़े बिना ही। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वर्म होल्स कहा जाता है, जो कि स्पेस टाइम में होने वाले बेंड की वजह से पैदा होते हैं। आपने इसकी झलकियां मशहूर स्काई-फाई मूवी इंटरस्टेलर में देखी होगी,
जहां वॉर्म होल का एक हिस्सा हमारे सौरमंडल में था, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा दूर किसी स्टार सिस्टम में मौजूद था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स इसी तरह के वॉर्म होल से जुड़े हुए हो सकते हैं, जहां ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद हर चीज को अपने अंदर समा लेता है और कोई भी चीज इसकी सिंगुलैरिटी से वापस नहीं आ पाता। तो वहीं इसका एक दूसरा हिस्सा हो सकता है जो कि ब्लैक होल्स द्वारा निगले गए मैटर को वापस स्पेस में उगलता है, बल्कि बिग बैंग की तरह। इन्हें व्हाइट होल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्लैक होल्स के बिल्कुल विपरीत होते हैं, और इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी को वॉर्म होल कहते हैं। ये एक तरह की सुरंग या ट्यूब होती है जो दो बहुत ही दूर, जो सैकड़ों या करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर स्थित बिंदुओं को बहुत ही कम समय में जोड़ देती हैं, और इन्हीं के भीतर से सफर करके लाखों प्रकाश वर्ष की दूरी को कुछ समय के भीतर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि वॉर्म होल के जरिए हम स्पेस टाइम में बदलाव करके काफी कम समय में एक से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ आपने जाना कि ब्लैक होल के साथ साथ व्हाइट होल भी होते हैं। पर क्या वास्तव में व्हाइट होल हैं या केवल कल्पना मात्र हैं? और क्या होगा यदि ये एक ब्लैक होल और व्हाइट होल आमने सामने आ जाएं? पर यह लड़ाई शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये दोनों विरोधी हैं कौन और इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। तो अंतरिक्ष के एक तरफ है ब्लैक होल, जिसे आप शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। वहीं दूसरी ओर व्हाइट होल, जो अपने अंदर की हर एक चीज को उगलता रहता है। वैसे तो व्हाइट होल को लेकर बहुत सारी अवधारणाएं और थ्योरीज हैं, पर एक थ्योरी है जो इसके अस्तित्व को सही मानती है, जिसके अनुसार यूनिवर्स में बहुत दूर एक सुरंग है, जिसमें एक ओर से आप घुस सकते हैं और दूसरी ओर से बाहर निकल सकते हैं। इस सुरंग के एक हिस्से को हम ब्लैक होल कहते हैं, जो अपने आसपास उपस्थित सारे मैटर्स को अपने अंदर समा लेता है, और दूसरा है व्हाइट होल, जिसका काम ब्लैक होल के निगले हुए मैटर्स को बाहर फेंकना है। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं, तब आपकी लोकेशन थी मिल्की वे गैलेक्सी, लेकिन बस आप कुछ ही घंटों में व्हाइट होल से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार आप निकलते हैं एंड्रोमीना गैलेक्सी में। क्यों, है ना कमाल? तो दोस्तों, ये दोनों ब्रह्मांड में राज करने वाले खतरनाक ऑब्जेक्ट्स हैं, पर चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर शासन तो किसी एक का होता है। तो चलिए देखते हैं कि ब्रह्मांड में किसका राज होगा। तो क्यों ना इस ब्रह्मांड के सिंहासन के लिए लड़ाई कराई जाए यूनिवर्स के दो महायोद्धाओं के बीच, एक ब्लैक होल वर्सेस एक व्हाइट होल। इन दोनों की स्पेशलिटी एक सेंटेंस में डिफाइन की जा सकती है। एक हद से ज्यादा मैटर को अपने अंदर समा लेता है, तो वहीं दूसरा इस कंज्यूम किए मैटर को बाहर उगल देता है। तो बात सिंपल है कि इस युद्ध में खाने वाला जीतेगा या उगलने वाला। तो वक्त आ गया है इस युद्ध में इन दोनों महायोद्धाओं को एक दूसरे के सामने लाने का, और अब इन दोनों का अपने सबसे ताकतवर विरोधी से सामना होगा। जैसे जैसे ये दोनों विशाल ताकत एक दूसरे के पास आएंगी, तो ब्लैक होल को तुरंत अच्छा मौका मिलेगा और व्हाइट होल ब्लैक होल से बचने की पूरी कोशिश करेगा। पर अफसोस, असल में ये इसका सामना नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट होल के पास अपने विरोधी पर ऊर्जा फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि ये ब्रह्मांड की हर चीज से खुद का बचाव करने में कामयाब रहा है, पर बदकिस्मती से ब्लैक होल इसके टक्कर का खिलाड़ी है। व्हाइट होल जितना मैटर बाहर निकालेगा, वो ब्लैक होल अपने अंदर समाता जाएगा। ये कोई तुरंत खत्म होने वाली लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ये हजारों साल तक जारी रहेगी। और क्योंकि ब्लैक होल इसे खा रहा होगा, इसलिए इसका आकार और विशाल होता जाएगा। और अब ब्लैक होल अपने आखिरी वार के लिए तैयार है और व्हाइट होल को पूरी तरह से निगल लेता है। अब जब ये इतनी सारी ऊर्जा ले चुका है, तो हमारे ब्लैक होल बहुत बड़ा हो चुका है, जो क्रिएट करेगा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये मेसिए 87 जितना बड़ा हो सकता है, जो कि 38 अरब किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा होगा। तो अगर एक व्हाइट होल और ब्लैक होल टकराते हैं, तो हमें ब्रह्मांड में मिलेगा एक विशाल ब्लैक होल, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देगा। तो क्या ये युद्ध यही खत्म हो जाएगा और क्या विजेता ये ब्लैक होल होगा? नहीं दोस्तों,
अभी इस ब्लैक होल की परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि इससे भी भयानक युद्ध तो अभी बाकी है, क्योंकि इस अंतरिक्ष में इसके जैसे और भी ब्लैक होल हैं। और अब जरा कल्पना कीजिए इस भयानक स्थिति को, जिसमें ये सारे महादैत्य आपस में ही लड़ झगड़ जाएं। सोच कर देखिए उस विनाश और तबाही की, जब ब्रह्मांड के सारे बड़े ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना होगा और देखना होगा कि आखिर इस ब्रह्मांड में कितने ब्लैक होल्स हैं। चलो हम आपको बताते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसे हम अपने सारे टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट कर पाने में सक्षम हैं, उसमें 2 लाख करोड़ आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा के केंद्र से सूर्य से लाखों गुना शक्तिशाली महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद हैं। 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज का मतलब होगा 2 लाख करोड़ सुपरमैसिव ब्लैक होल। सुपरमैसिव ब्लैक होल के अलावा स्टेलर ब्लैक होल भी होते हैं, जो गैलेक्सी के किसी भी कोने में पाए जा सकते हैं। तो क्या होगा अगर सारे ब्लैक होल्स टकरा जाएं? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना होगा कि क्या ब्लैक होल टकराते भी हैं। इसका जवाब है हाँ, और ये कोई विचित्र या दुर्लभ घटना नहीं है। ऐसे हजारों बार हो चुका है और अंतरिक्ष की गहराइयों में ऐसा होता ही रहता है। आइए ऐसे ही एक घटना पर नजर डालते हैं जिसे सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया। 36 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान और 29 सूर्यों के बराबर द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल्स आपस में एक कॉमन पॉइंट का चक्कर लगा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात इनका भीषण टकराव हुआ, जिसमें दोनों ब्लैक होल्स ने जुड़कर 65 सोलर मास के ब्लैक होल का निर्माण किया। लेकिन यह टक्कर इतनी भयानक थी कि आधे ही सेकंड से भी कम समय में इससे 2 सूर्यों के मास बराबर एनर्जी निकली और महज कुछ पलों में ही स्पेस में खतरनाक रेडिएशन फैल गया। इस टक्कर ने ग्रेविटेशन वेव्स यानी गुरुत्वाकर्षण तरंगों को उत्पन्न किया, जिससे स्पेस टाइम ही हिल गया। यह बिल्कुल उस तरह था जैसे कि शांत समुद्र में जोरदार धमाके से पत्थर फेंका गया हो और पानी में हलचल होने लगी हो। अब अगर 2 ब्लैक होल्स जो कि ब्रह्मांड में मौजूद नॉर्मल ब्लैक होल्स के सामने कुछ भी नहीं थे और जिनका टकराव इतना खतरनाक था, तो सारे ब्लैक होल्स का तो पूछिए ही मत। ये सोचकर ही अजीब सा लगने लगता है। अब हम आपको जो भी बातें बताने जा रहे हैं वो केवल काल्पनिक हैं और उन्हें फिजिक्स के नियमों को ध्यान में रखकर बताया गया है। पर आप जानते ही होंगे कि ब्लैक होल में फिजिक्स के नियमों का कोई वजूद नहीं, तो चीजें कितनी सही या गलत होंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जैसे जैसे ब्लैक होल्स एक दूसरे के तरफ बढ़ेंगे, वो आपस में टकराकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करने लगेंगे। जब एक ब्लैक होल मूव करेगा तो वो अपने रास्ते में आने वाले सारे तारों, ग्रहों, डस्ट और सभी चीजों को अपने अंदर समा लेगा और अपने आकार को बढ़ाता ही चला जाएगा। आपने अभी देखा था कि ब्लैक होल की टक्कर ग्रेविटेशनल वेव्स को उत्पन्न करती हैं। ये ग्रेविटेशनल वेव्स तारों और ग्रहों को उनकी कक्षा से भटका देंगे, जिससे ग्रह, उल्कापिंडों और 2 ग्रहों में टक्कर होने लगेगी। तारों का भी आपस में टकराव होगा। तारों का ये टकराव ब्लैक होल का रूप भी ले सकता है। अगर टकराने वाले 2 तारों का मास ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा अवसर होंगे कि वो कोलाइड करके एक ब्लैक होल को जन्म दें। लगभग 1% तारे ठीक इसी प्रकार इस दौरान ब्लैक होल का रूप ले लेंगे। ये तारों को साफ करते जाएंगे, मतलब तारों और ग्रहों को अपना भोजन बनाकर आकार में बढ़ते जाएंगे। जब सारे छोटे छोटे ब्लैक होल्स बड़े ब्लैक होल्स में परिवर्तित हो जाएंगे और उसके बाद बड़े ब्लैक होल्स का आपस में टकराव होगा, जो कि और भी भयानक होगा। इस प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और रेडिएशन के रूप में एक्सरेज निकलेंगे। ग्रेविटेशनल तरंगे भी उत्पन्न होंगी, जो कि शायद स्पेस टाइम की काया ही पलट दे। और होगा ये कि अंत में बना यह विशाल ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशंस के कारण सारी एनर्जी को ब्रह्मांड में फैला देगा और समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में स्पेस की ये सारी ऊर्जा रेडिएशन के रूप में ब्रह्मांड में ही रहेगी। मतलब सभी चीजों के अंत के बावजूद जितनी एनर्जी ब्रह्मांड की शुरुआत में थी वो हमेशा से ही कायम रहेगी। और इस तरह अंत होने के बावजूद किसी चीज का अंत नहीं होगा, बल्कि उसका स्वरूप बदल जाएगा, वो भी ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि इस सभी घटना को होने में उतना समय लगेगा जितना समय ब्रह्मांड के शुरुआत और आज जिस रूप में ब्रह्मांड है उसको बनने में समय लगा था। सीधा सीधा कहें तो इसमें 13 अरब सालों से भी ज्यादा का समय लगेगा। और कितना ज्यादा
ये भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि बाद में एक नए और अनोखे ब्रह्मांड का निर्माण हो जो कि हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल ही अलग हो। यह ऐसा भी हो सकता है कि ब्रह्मांड फिर से अपनी पुरानी शक्ल ले ले। कहना बहुत मुश्किल है कि अंत में क्या होगा। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो और हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए KS ज्ञान चैनल की ओर से धन्यवाद।